Assalamu alaikum students. Myself Mohammed Imran. I welcome you all to my YouTube channel. तो मेरा YouTube चैनल बनाने का मकसद ये है कि वो स्टूडेंट्स जो मुझसे क्लासेस ले रहे हैं या जो बच्चे क्लासेस नहीं ले पाते तो उनके लिए मैंने ये YouTube चैनल बनाया है ताकि आप लोगों के जो भी कंसेप्ट्स हैं या आप लोग जो भी कोर्स कर रहे हो BSN का उसमें आप लोगों की हेल्प हो सके। आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ है जो शॉर्ट कट्स हैं जो BSN के लिए ज़रूरी हैं, सेकेंड ईयर के लिए ज़रूरी हैं, फर्स्ट ईयर के भी ज़रूरी हैं, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ें डिटेल में बताऊंगा ताकि जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आप लोग BSN के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सको। तो सबसे पहले तो BSN ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका आजकल की जो एरा है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसका चीज़ का स्कोप चल रहा है। अब जो भी आप लोग देखें, खुद ही आप लोगों ने देखा है कि ना जो मेरिट्स हैं BSN के वो MBBS को भी क्रॉस कर चुके हैं। इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हैंडसम सैलरी भी मिल रही है, साथ साथ टफ भी है। BSN इज़ नॉट अ सिंपल डिग्री। तो आप गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखोगे तो हार्डेस्ट डिग्री कौन सी है? BSN है। उसकी रीज़न क्या है कि हमने ना हॉस्पिटल के अंदर तमाम चीज़ों को ना हमने देख के डील करना होता है। एक पेशेंट के साथ सबसे ज़्यादा कंटेक्ट हमारा होता है। उसकी केयर करनी होती है, हमने उसको मेडिकेशन देनी होती है, तमाम तर जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं ना नर्सिंग के वो हमने उसको प्रोवाइड करने होते हैं। डॉक्टर्स आते हैं, वो अपना मेडिकेशन लेके चले जाते हैं, बाकी जितना भी एक्सपोजर होता है वो हमारा होता है। अब हम पहले बात कर लेते हैं अपने कोर्स कंटेंट की। सबसे पहले हम सेकेंड ईयर की बात कर लेते हैं। जो सेकेंड ईयर BSN है वो एक बहुत ही मुश्किल समझी जाती है। ओवरऑल अगर 4 ईयर हम BSN की बात करें तो उसमें जो सबसे जो मुश्किल है हम वो सेकेंड ईयर को ही कहते हैं। उसकी रीज़न क्या है? मुश्किल नहीं है वो, बस ये है कि उसमें जो नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स हैं या जो कोर्स कंटेंट है वो ज़्यादा है। और अगर आप लोग उसको एक तरतीब से पढ़ो तो आप लोगों को वो ज़्यादा नहीं फील होगा। अब कैसे तरतीब से हम पढ़ सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपने बुक्स लेनी है सेकेंड ईयर के लिए। सबसे पहले फार्माकोलॉजी के लिए आप लोग बुक्स यूज़ कर रहे होगे, क्योंकि आप इसको ना फार्माकोलॉजी को हम लोग दो सिस्टम में डिवाइड करते हैं, जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर और स्पेसिफिक फार्माकोलॉजी के अंदर। स्पेसिफिक के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास? हर एक सिस्टम की अलग अलग से मेडिकेशन या उसका जो ट्रीटमेंट है अलग अलग से हम पढ़ते हैं किसके अंदर? स्पेसिफिक के अंदर। जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर क्या चीज़ें आती हैं? उसमें सिर्फ हम ड्रग इंट्रैक्शन, उनके रिसेप्टर्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से रिसेप्टर मौजूद होते हैं और क्या क्या उनका एक्शन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको फार्माकोलॉजी जो सबसे मुश्किल समझा जाता है BSN सेकेंड ईयर के अंदर, तो उसके लिए आप लोग बुक्स नोट डाउन कर लो। फार्मा के लिए हम लोग बुक यूज़ करते हैं जो UHS की तरफ से उसकी रेफरेंस बुक है वो हमारे पास। अगर आप जनरल फार्मा करना चाह रहे हो, जनरल फार्मा के लिए आप लोग मल्टी ऑथर बुक यूज़ करोगे। जनरल फार्मा आपकी मल्टी ऑथर से कंप्लीट हो जाती है। जितना भी आपके कंटेंट है जनरल फार्मा के वो आपके मल्टी ऑथर से कंटेंट कवर हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम स्पेसिफिक की बात कर लेते हैं जिसमें ANS है, CNS है, CVS है, हर एक सिस्टम की अलग से जो है। उसके लिए आप लोग जहाँ से मैंने खुद प्रिपेयर किया था मैं आपको भी वही करूँगा रिकमेंड, क्योंकि लिपनकॉट स्टैंडर्ड बुक है। अगर कुछ कॉलेज वाले ऐसे हैं कि वो जो है ना कैटजन को भी यूज़ करवाते हैं, उसमें नो डाउट कैटजन के अंदर क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी दी हुई है, रिसेप्टर के लिहाज से क्लासिफिकेशन दी हुई है। लेकिन अगर आप लोग लिपनकॉट भी करते हो तो लिपनकॉट से भी आपका कोर्स कंटेंट बहुत अच्छे से कवर हो जाता है, क्योंकि लिपनकॉट के अंदर चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं जिससे आप लोगों के कंसेप्ट ईजिली आप क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो या आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी होगी। तो स्पेसिफिक के लिए आप लोग क्या यूज़ करोगे? लिपनकॉट, या आप लोग इसके अलावा कैटजन भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप वहाँ से क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हो तो आप कैटजन भी यूज़ कर सकते हो। अब फार्माकोलॉजी के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? उसमें हमने ना फार्मोकाइनेटिक है, फार्मोडायनेमिक है, डिफरेंट सब उसके एस्पेक्ट्स हैं। तो हमने उसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन करनी है हर एक सिस्टम की, चाहे वो ड्रग्स जो ANS को इफेक्ट कर रही हैं, वो ड्रग्स जो CNS को इफेक्ट कर रही हैं, हमने उनकी जनरल क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, और लाजमी UHS के अंदर मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा चीज़ें वो UHS से रिलेटेड ही होंगी। तो जो है UHS उसमें 2 से 3 हर साल जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लासिफिकेशन में से आते हैं।
ANS की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्लासिफिकेशंस करनी है, हमने हर एक सिस्टम की क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से करनी है। फिंगर टिप्स पे आपको क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लासिफिकेशन के आते होते हैं। अब हमने पढ़ना क्या फार्मा के अंदर, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग हर सिस्टम की। उसके अलावा उस सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, ड्रग्स के नाम आपने याद करने हैं। हर एक सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स हैं, कौन कौन सी क्लासेज हैं जो यूज़ हो रही हैं ड्रग्स। उसके बाद फिर हम उन ड्रग्स के क्या है, उन ड्रग्स के हम एक्शन देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर उन ड्रग्स के क्या एक्शंस हैं, उनके क्या और क्या देखेंगे। फिर हम उनके यूजेस देखेंगे, उन ड्रग्स के क्या यूजेस हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जो UHS BSN के लिए जो फार्माकोलॉजी के अंदर चीज़ें जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, उसके अंदर UHS क्या क्या क्वेश्चन उठाती होती है। उसमें वो ड्रग्स की एक्शन पूछ सकती है, उसकी जनरल क्लासिफिकेशन पूछ सकती है। उसके अलावा कोई भी एक ड्रग दे के आपको उसके यूजेस पूछ सकती है। जब आपको क्लासिफिकेशन का पता होगा ना, तो आप लोग आराम से उस ड्रग के यूजेस लिख सकते हो। और उसके बाद उनके रहते हैं एडवर्स इफेक्ट। ये 4 क्वेश्चन होते हैं जो मोस्टली हमारी हमेशा ही एडवर्स इफेक्ट्स जो UHS मोस्टली क्वेश्चन पूछता है, वो फार्माकोलॉजी के अंदर जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको इन 4 में से ही आएगा। या क्लासिफिकेशन होगी, या उन्होंने ड्रग की एक्शन पूछे होंगे, या उन ड्रग्स के उन्होंने यूजेस पूछे होंगे, या फिर उनके एक पूरे सिस्टम की एडवर्स इफेक्ट पूछ लिए होंगे ड्रग्स के। ये थी आप लोगों की फार्माकोलॉजी। डेली बेसिस पे पढ़ोगे फार्मा तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी लास्ट में। अगर आप ये कहोगे कि लास्ट 2 मंथ के अंदर मैं पढ़ के फार्माकोलॉजी कर लूँगा, तो कभी भी फार्माकोलॉजी नहीं होगी। जब तक आप पहले दफ़ा तो बंदे को चीज़ें समझ ही नहीं आती। फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे आपको कभी याद नहीं होंगी ड्रग्स। जब आप बार बार उसकी रेपिटेशन करोगे तो आप लोगों को फिर आप लोगों के ये कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हम बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी, क्योंकि जो सेकेंड ईयर के अंदर मेजर सब्जेक्ट समझ आते हैं ना, जो बच्चों को मुश्किल लगती है, एक फार्माकोलॉजी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्या है जी, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी इस दफ़ा UHS के अंदर बहुत ही मुश्किल पेपर, सबसे ज़्यादा मुश्किल पेपर पैथोफिजियोलॉजी का ही आया हुआ था। पैथोफिजियोलॉजी के बच्चे के नंबर्स कितने होते हैं टोटल इसका पेपर होता है 200 नंबर का, 200 मार्क्स होते हैं टोटल। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, इसके अंदर हमारे पास 90 मार्क्स की क्या होती है, थ्योरी, जो हमने एग्जाम के अंदर जाके देनी होती है थ्योरी। अब इस 90 मार्क्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास 45 मार्क्स होते हैं MCQs के, और 45 नंबर के SEQs होते हैं। इसमें हम फिर 10 इंटरनल असेसमेंट के नंबर देते हैं, जो अभी हमारे कॉलेज के अंदर अटेंडेंस वगैरह होती है, या कॉलेज के अंदर से जो नंबर लग के जाते हैं, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के। ये 100 मार्क्स हो गए, 45 MCQs, 45 नंबर के SEQs, 90 10 इंटरनल असेसमेंट के। 100 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होता है। इसके अंदर आपने 50 मार्क्स लेने होते हैं पास करने के लिए। जो आपके बाकी 100 मार्क्स होते हैं उसमें वाइवा होता है, वो इंटरनल का भी होता है साथ में, और एक्सटर्नल का भी होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम लोग कौन सी बुक्स को फॉलो करें। UHS सिर्फ जो रेफरेंस बुक्स हैं उनके अंदर से ही पेपर बना रहा है। अब उनका जो शेड्यूल चेंज हुआ है उसके अंदर हर पेपर उनका कोर्स कंटेंट से ही आ रहा है। जितने उन्होंने कंटेंट दिए हुए हैं उसके मुताबिक ही पेपर आ रहे हैं, और जो उनकी रेफरल बुक्स हैं उनमें से ही पेपर बना रहे हैं। डिफरेंट कॉलेजेस हैं, डिफरेंट टीचर्स हैं, वो इनाम दानिश यूज़ करवा रहे हैं। मैं उसके अगेंस्ट हूँ इनाम दानिश के, क्योंकि जब तक बच्चे के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे इनाम दानिश पढ़ने का फ़ायदा कोई नहीं है। इनाम दानिश ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर बायोकेमिस्ट्री के लिए फाइक अहमद यूज़ की थी, जिसके अंदर डायरेक्ट चीज़ें लिखी हुई थी, उनकी कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं थी। इस साल UHS के पेपर के अंदर पैथोफिजियोलॉजी का जो मैक्सिमम जो पोर्शन था वो हमारे पास 4th में से आया हुआ था। बुक कौन सी है, 4th। जो बुक है इसमें से पेपर मैक्सिमम आया हुआ था। बाकायदा जो बुक की लाइन है, 4th की बुक की लाइन ही आई हुई थी एज एन MCQs, और SEQs भी 4th के बुक से ही आए हुए थे। इनाम दाने से बहुत कम कंटेंट आया हुआ था। जिन बच्चे इनाम दाने से करके गए थे उन बेचारों को लाले पड़े कि कैसे अब हमारा क्लियर होगा या नहीं होगा, अभी भी वो लोग कश्मकश के अंदर हैं। ये हमारे पास थी पैथोफिजियोलॉजी। जी बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा जाती है, AHN 1 और AHN 2।
दोनों सेम ही हैं, डिफरेंस कोई नहीं है। बस डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि कुछ हमारे सिस्टम जो हैं उनको HN1 का पार्ट बना दिया गया है, कुछ सिस्टम को HN2 का पार्ट बना दिया गया है। HN1 है चाहे HN2 है, मैं आपको उनको दोनों कंबाइन करके ही बताता हूँ। HN1 प्लस HN2। HN1 के अलग से 200 मार्क्स होते हैं, 200 HN1 के टोटल, और 200 मार्क्स HN2 के, और इसके साथ ना 20 मार्क्स के एथिक्स का पेपर आता है, एथिक्स। अब होता क्या है, इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है? अगर हम HN1 की बात करते हैं तो HN1 के अंदर देखो आप 45 मार्क्स MCQs, बाकायदा मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से वो UHS MCQs उठाता है इसके। 45 मार्क्स के SEQs, और सेम वैसे ही प्रोसीजर जैसे पैथो का था, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के। ये हो गया हमारे पास 90 मार्क्स हो गए MCQs SEQs के, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के। 100 मार्क्स की थ्योरी होती है जिसके अंदर हमने 50 मार्क्स लेने होते हैं लाजमी। और आप लोगों को फिर साथ में HN1 के क्या है, 100 मार्क्स का वाइवा होता है। सेम यही प्रोसीजर होता है HN2 के अंदर भी, लेकिन उसमें क्या है, इसमें 35 MCQs होते हैं HN2 के, और 10 MCQs होते हैं एथिक्स के। सेम ऐसे ही अगर हम बात करेंगे ना SEQs की, तो 35 मार्क्स की SEQs होते हैं HN2 के, और 10 मार्क्स होते हैं एथिक्स के। इसके लिए आपने कौन सी HN1 या 2 के लिए कौन सी बुक यूज़ करनी है? इसके लिए हमने ब्रूनर सिद्धार्थ जो मेडिकल सर्जिकल बुक है, हमने वो यूज़ करनी है। क्यों? उसके अंदर हर चीज़ को ना बहुत उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है, और हमने पूरी बुक नहीं पढ़नी। कभी भी बच्चा कोई पूरी बुक वो नहीं पढ़ सकता, सिलेक्टिव चीज़ें होती हैं जो हमने उसमें पढ़नी है। उसमें हम जो भी डिजीज़ होगी, डिजीज़ की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके क्या पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी के, वो डिजीज़ कैसे अक्कर हुई, उसके बाद फिर उसके क्लिनिकल डायग्नोसिस वगैरह या असेसमेंट हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर उसकी हम पढ़ लेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, और फिर लास्ट में क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन या नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी। इस तरह हमारे पास HN1 और HN2 कंप्लीट हो जाती हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं HA की, हेल्थ असेसमेंट। इसमें क्या है जी, इसमें आपने ना अपने कॉन्सेप्ट देखने हैं। इसमें हर बंदे ने क्या है, एक पेशेंट आपके पास किसी भी डिजीज़ के साथ आ गया है, अब क्या क्या उसके साइन एंड सिम्टम आप लोग देखोगे, क्या उसकी असेसमेंट करोगे। इसमें क्या है, सिर्फ हर सिस्टम की हमने असेसमेंट की बात करनी है। उसमें क्या है, आप लोग डिफरेंट टेस्ट आएंगे, इंशाल्लाह मैं वीडियोस आप लोगों के साथ अपलोड करूंगा डिफरेंट टेस्ट की, परफॉर्मेंस की, डमीज़ के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर भी हम वीडियोस भी बनाएंगे डिफरेंट टेस्ट की। उसके बाद फिर क्या है, HA आप लोग जितना खुद अपने ऊपर प्रैक्टिस करोगे या अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे उस चीज़ को, तो HA आप लोगों की बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब HA के सबसे पहले हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। HA हेल्थ असेसमेंट मेजर सब्जेक्ट है, 200 मार्क्स का इसमें पेपर आता है। सेम प्रोसीजर वही जैसे HN1 का था, पैथोफिजियोलॉजी का था, वैसे ये भी हमारे पास एक मेजर सब्जेक्ट है। 100 मार्क्स का थ्योरी। अब इसकी 100 मार्क्स की थ्योरी की कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम वही 45 MCQs, 45 मार्क्स के SEQs, और आपके पास 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के। आपने ये टोटल मिला के 45 MCQs, 45 SEQs और 10 इंटरनल असेसमेंट के मिला के आपने पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, 50 आपने लेने होते हैं पासिंग के लिए। पासिंग मार्क्स आपके क्या हैं, 50 हैं। अब इसके लिए HA के लिए बुक्स कौन सी यूज़ करनी है? UHS से 2 बुक्स हैं जो रेफरल बुक्स बनी हुई हैं HA के लिए। आप लोग वेबर यूज़ कर सकते हो, या इसके अलावा आप लोग बेट्स यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग कोई एक बुक यूज़ करना चाह रहे हो तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप थ्योरी के लिए बेट्स यूज़ करो,
उसकी रीज़न ये है कि ना थ्योरी बहुत अच्छी बेट्स में दी हुई है। उसके आप साइड कॉलम देखोगे, साइड कॉलम के अंदर जो भी उन्होंने थ्योरी के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर वहाँ पे HA के असेसमेंट के दौरान कोई भी अबनॉर्मेलिटी आ रही है, अब थ्योरी के अंदर हम लोग वो चीज़ें पढ़ते हैं कि ना अगर पेशेंट को ये होगा तो उसको हम ये डायग्नोसिस कर देंगे, अगर पेशेंट को ये साइनस सिंड्रोम अपेयर हो रही हैं तो उनको हम ये डायग्नोस कर देंगे। उनके साइड कॉलम्स के अंदर वो डिजीज़ भी लिखी होती हैं कि किस डिजीज़ के हमें कौन से फीचर नज़र आ रहे होंगे, किस डिजीज़ में हमें कौन से फीचर नज़र आ रहे होंगे। उससे आपके MCQs भी क्लियर होते हैं। आपको खुदा न खास्ता कि ना क्वेश्चन आ जाता है कि सिनेरियो बेस्ड आ जाता है कि ये चीज़ें थी, बताओ इस पेशेंट को क्या असेसमेंट करोगे, उसकी क्या डायग्नोसिस करोगे आप, वो HA के अंदर भी आ सकते हैं। तो उसको आप लोगों को अच्छे से आप लोगों को वो अटैम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन। उसके अलावा वेबर्स, UHS वेबर्स से ही MCQ उठाती है। वेबर्स की एक्सरसाइज के लास्ट टाइम जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है UHS का, जिसमें रेफरल बुक्स ये वेबर्स और बेट्स थी, उन्होंने MCQs वेबर्स की एक्सरसाइज के ही उठाए हुए थे। अप टू 35 MCQs, 45 में से 35 MCQs ने वेबर की एक्सरसाइज के MCQs दिए हुए थे। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास HA का सिलेबस। जितने इसमें ना टेस्ट ज़्यादा हैं, असेसमेंट है कि आपके पास पेशेंट आए, आप लोग कैसे उसकी डायग्नोसिस बनाओगे, क्या असेसमेंट प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे, कैसे आप उसका डेटा कलेक्ट करोगे, क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स अपेयर होंगे। ये हम किस में पढ़ते हैं, हेल्थ असेसमेंट के अंदर पढ़ते हैं। जी बच्चे, इसके बाद हम फिर बात कर लेते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की। वो एक माइनर सब्जेक्ट है, मेजर नहीं है, लेकिन 100 मार्क्स का उसका पेपर होता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स का पेपर होगा, सेम वही प्रोसीजर, 45 MCQs, 45 मार्क्स के SEQs और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के, जो आपके कॉलेज वाले आपको दे सकते हैं अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इंटरनल के 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के, आपको वो 8 भी दे सकते हैं, 9 भी दे सकते हैं, वो आपकी पूरा साल की प्रोग्रेस पे डिपेंड करता है। अब इसके लिए डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के लिए आपने बुक कौन सी यूज़ करनी है, जो UHS से रिकमेंडेड बुक है वो है हरीश कुमार। हरीश कुमार की एक्सरसाइज के अंदर भी MCQs दिए हुए हैं, उनमें कुछ के MCQs के आंसर गलत लगे हुए हैं, गलत मार्क किए हुए हैं। लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ोगे हरीश कुमार की, उसके अंदर जो चीज़ें वैल्यूज़ होंगी, जो चीज़ें दी होंगी, आपने उनको क्लिक करना है। एक्सरसाइज के MCQs उनके गलत दिए हुए हैं, लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी के अंदर उनके राइट आंसर दिए हुए हैं, तो आपने राइट आंसर ही पिक करने हैं जो थ्योरी के अंदर दिए हुए हैं, क्योंकि पेपर बनाने वाले को हर चीज़ का इल्म होता है, उसने पेपर कहाँ से बनाया है। इसके अलावा हरीश कुमार की आपने जो थ्योरी है, आपने हरीश कुमार से ही आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। जी बच्चे, इसके बाद हमारे पास 2 माइनर सब्जेक्ट्स हैं जो किसी न किसी के साथ अटैच हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी के साथ मैथ अटैच है। अब मैथ का सिलेबस कितना है, कितने मार्क्स से पेपर आता है? मैथ का पेपर आता है जी 20 मार्क्स का। अगर किसी बच्चे को फार्मा ज़्यादा अच्छी नहीं लगती तो वो अपना फोकस या ग्रिप मैथ के ऊपर रख ले। 20 मार्क्स के मैथ के पेपर है, 10 इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, मैथ में नहीं, टोटल फार्माकोलॉजी के अंदर और मैथ के अंदर। चलो पहले मैं आपको ना इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ, फार्माकोलॉजी की भी और साथ में मैथ की भी। इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है जी? फार्मा के अंदर आपके पास 35 मार्क्स क्या होंगे? MCQs। 35 मार्क्स के क्या होंगे आपके पास? SEQs। फिर हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स में क्या है? 10 मार्क्स होंगे आपके पास MCQs के और 10 मार्क्स होंगे SEQs के। 2 SEQs दे सकते हैं, वो दो पार्ट बना के 4 भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनर कैसे सेट करेगा। अब मैथ के लिए क्या है, आपके पास स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हमने मैथ में पढ़नी है, इतना बड़ा उसका कोर्स कंटेंट नहीं है। इसमें आपको सबसे पहले तो डोज कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जी? डोज कैलकुलेशन। डोज कैलकुलेशन का क्या फ़ायदा है कि जब हम हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर होते हैं,
या आईसीयू के अंदर ड्यूटी कर रहे होते हैं या आईसीयू के अलावा कहीं भी ड्यूटी कर रहे होते हैं, हमारे पास ड्रग्स डिफरेंट फॉर्म के अंदर आ रही होती हैं। तो हमने फिर क्या है, उनकी डोज कैलकुलेट करनी होती है कि इसको कितने घंटे के लिए देनी है या कैसे कैसे हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डोज कैलकुलेशन वाला है। उसके बाद हमारे पास कुछ अरिथमेटिक सीरीज है प्लस सीक्वेंस, ये हम पढ़ेंगे। साथ में हमारे पास ज्योमेट्री की हैं, कुछ फार्मूलाज हैं जो हम पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक सीरीज भी है प्लस सीक्वेंस है। इसके बाद फिर हम और क्या चीज़ पढ़ते हैं इसमें, डेरिवेटिव्स, डिराइव करते होते हैं, डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं कुछ। इसके अलावा फैक्टराइजेशन, और लास्ट पे माइनर है, कभी आया नहीं है लेकिन कभी कभी आ भी सकता है, वो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी चीज़ की, क्या फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी ये चीज़ें जो है, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना मैथ में यही आते हैं। डोज कैलकुलेशन का आ जाएगा, अरिथमेटिक सीरीज या सीक्वेंस का फार्मूला वो पूछ लेंगे। फार्मूला कैसे पूछेंगे, वो सिनेरियो देंगे आपको, आपने उसमें फार्मूला पुट करना होगा। सेम ऐसे वो ज्योमेट्रिक का भी दे सकते हैं, डेरिवेटिव है, फैक्टराइजेशन है और फ्रीक्वेंसी है। ये आपके पास 20 मार्क्स के पेपर होता है। अब देखो, अगर आपको फार्माकोलॉजी अच्छी नहीं आ रही, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, एटलीस्ट आप फार्माकोलॉजी के अंदर क्लासिफिकेशन तो अच्छे से कर सकते हो ना। क्लासिफिकेशन को सिर्फ रट्टा मारना होता है, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता। उसकी आप क्लासिफिकेशन अच्छे से कर लो। उसके बाद आप मैथ के जो 20 मार्क्स हैं इनके ऊपर अच्छी ग्रिप हो, और आपको पता है कि 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के भी होते हैं। मैं आपको बताना भूल गया था इंटरनल असेसमेंट के। और मोस्टली कॉलेज क्या करते हैं, क्योंकि फार्माकोलॉजी एक मुश्किल सब्जेक्ट है, तो वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो इंटरनल असेसमेंट है ना उसमें 8 नंबर या 9 नंबर दे दें। अब देखिए, अगर आप मैथ में 20 मार्क्स ले रहे हो, 8 मार्क्स आप इंटरनल असेसमेंट में ले रहे हो, 28 मार्क्स आपके ये बन गए। बाकी आपको कितने रिक्वायर्ड हैं, 22 मार्क्स रिक्वायर्ड हैं टोटल फार्मा के अंदर से। 70 में से आपको 22 मार्क्स चाहिए। इतने तो आराम से आप लोग, मैं कहता हूँ आखिरी 2 महीने भी पढ़ो तो आप लोग ले सकते हो। ये था आपके पास, हम जो माइनर सब्जेक्ट है मैथ का, उसके साथ हम इसको करेंगे। जी बच्चे, अब मैं आपको, ये था हमारे पास ओवरऑल जो है सेकेंड ईयर का जो है ना कोर्स कंटेंट है, उसमें से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। अब क्या है, एक स्ट्रेटजी होती है पढ़ने की कि हमने चीज़ों को, डिफरेंट सब्जेक्ट एंड कंटेंट ज़्यादा है हमारे पास, उसको हमने कैसे कवर करना है। उसको हम लोग ऐसे कवर करेंगे। अब देखो, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट हमारे पास आया है हॉस्पिटल के अंदर, हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वो क्या हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास हेल्थ असेसमेंट के अंदर आ जाएगी चीज़। हेल्थ असेसमेंट में क्या है जी, पेशेंट हमारे पास। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये जो टॉपिक्स हैं सेकेंड ईयर के, कैसे जो सब्जेक्ट्स हैं आपस में इंटर रिलेट कर रहे हैं। अगर आप चीज़ों को इंटर रिलेट करके पढ़ोगे आपको आसानी होगी, आप लोगों के कंसेप्ट भी डेवलप होंगे उससे। पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल के अंदर आ गया है, आप उसको फिजिकल अपीयरेंस, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन या उससे हिस्ट्री लेकर आप उसकी हेल्थ असेसमेंट कर लेते हो। जब हम उसकी हेल्थ असेसमेंट कर लेते हैं, उससे फिर क्या जाती है, डिजीज़ के बारे में हमें पता लग जाता है। और डिजीज़ हम किस में पढ़ते हैं, AHN1 या फिर AHN2। ये इसमें आप डिजीज़ पढ़ेंगे डिफरेंट, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। AHN1 को और AHN2 के अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम वो डिजीज़ जो जिसकी असेसमेंट की थी वो डिजीज़ हम पढ़ लेते हैं AHN1 और 2 के अंदर। अब डिजीज़ में क्या चीज़ आ जाती है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस वगैरह, वो हम AHN1 और 2 के अंदर पढ़ते हैं। अब फिर हमने बात की कि AHN1 और 2 के अंदर हम लोग पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ रहे होते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, हर डिजीज़ की ना अलग से एक पैथोफिजियोलॉजी होती है। तो इससे आपका क्या है जी, पैथो जो है आप लोगों की पैथो भी कवर हो जाती है। जब आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना, उसमें आप लोगों की उसकी पैथो भी कवर हो जाती है। पैथो कवर हो गई, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे रिलेट करते हैं सब्जेक्ट्स। पैथो आप लोगों की कवर हो गई। अब जब हम पैथोफिजियोलॉजी डिजीज़ की देख लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि क्या है जी, ये इस चीज़ का कॉजेटिव एजेंट था या ऐसे डिजीज़ क्या थी, स्प्रेड हो रही थी। पैथोफिजियोलॉजी के बाद फिर आ जाती है हमारे पास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में 2 तरह की मैनेजमेंट होती है, मेडिकल मैनेजमेंट होती है और नर्सिंग मैनेजमेंट होती है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या चीज़ आ जाएगी, फार्माकोलॉजी। उसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, फार्मा। जो भी आपने फार्मा में चीज़ें पढ़ी होंगी वो आपके पास कहाँ जाएंगी, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। मेडिकल मैनेजमेंट ये होता है जो फिजिशियन कर रहा होता है, वो हमारे पास क्या है, फार्मा। फार्मा के अंदर आपकी वो क्लियर हो जाएगी। साथ में नर्सिंग जो मैनेजमेंट होती है वो तो कॉमन ही है ना, जब से हमें वाटर स्टैंड मॉनिटर करना होता है, एयरवे को मॉनिटर करना होता है, ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों के सेकेंड ईयर के अंदर हम लोग कोर्स कंटेंट ये था।
अब कैसे हमने इसको इंटर रिलेट करना, मैंने आपको बता दिया कैसे ये सब्जेक्ट्स आपस में इंटर रिलेट हो रहे हैं। आप लोग इंडिविजुअल होकर पढ़ोगे, आप लोगों को क्लियर नहीं होंगी चीज़ें। जब आप चीज़ों को इंटर रिलेट करोगे, उससे आपके कॉन्सेप्ट भी डेवलप होंगे, आपको चीज़ें भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। ये था हमारे पास आज की वीडियोज़ में, यही था कि मैं आप लोगों को जो सेकेंड ईयर का कोर्स कंटेंट है उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या क्या चीज़ें हम फोकस में रखेंगे। तकरीबन 60 to 70% जो है ना, वो हमारे पास जो सेकेंड ईयर है वो टफ़ होती है। टोटल 4 ईयर्स का 60% सेकेंड ईयर होती है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। सीनियर्स भी कर चुके हैं, आप लोग भी कर सकते हो इसके अंदर। तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द सेकेंड ईयर। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।